हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बीटीयूपी स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड, बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा था उसका। दोस्त आज आपका 20 क्लासेस है, 20वां क्लासेस हैं। और हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्त आज के केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्त आपको बता दें, कुछ दिनों से दोस्त क्लासेस नहीं चल पा रहे थे कुछ कारणों की वजह से, लेकिन अब जो क्लासेस हैं वो आपकी लगातार यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और टाइमिंग आपकी वही रहेगी, मॉर्निंग में 6 बजे। यहाँ पे दोस्त बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर जो क्लासेस आप करवा रहे हैं, जो शेड्यूल आपने बताया था उस शेड्यूल से नहीं चल रहे हैं। तो उनको दोस्त यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो आपका शेड्यूल मैंने बताया था कि सोमवार और मंगलवार जो कि मैथमेटिक्स का टर्न है, और बुधवार और बृहस्पतिवार यहाँ पे केमिस्ट्री का, और फ्राइडे और सैटरडे जो है वो आपका फिजिक्स का टर्न है। लेकिन दोस्त यहाँ पे जो मैंने आपको क्लासेस जो चला रहा हूँ क्रैश कोर्स यहाँ पे, तो उसमें लगभग मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लगभग ऐसे चैप्टर, बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जिन्हें मैं यहाँ पे कंप्लीट करा चुका हूँ। कुछ ही चैप्टर बाकी हैं। जितने इम्पॉर्टेंट चैप्टर थे लगभग दोस्त मैंने सभी लेसनों से क्वेश्चनों को कंप्लीट करा चुके हैं। उससे रिलेटेड मैंने पॉइंटों को भी कवर करा दिया है। लेकिन दोस्त कुछ अभी चैप्टर जो हैं वो बाकी हैं। अभी दोस्त मैं आपको ऐसे ही बताता रहूँगा, जैसे ही आपका जैसे कवर होता है तो मैं आ जाऊँगा डायरेक्ट आपका मैथमेटिक्स पे, क्योंकि दोस्त वहाँ पे हमें फोकस करना है। टोटल आपको 50 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे मैथमेटिक्स के। तो वहाँ से दोस्त मैं आपको लगातार मेहनत करूँगा आपके साथ, और एक एक क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कराऊँगा, ताकि दोस्त आप भी आसानी से इंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और साथ ही दोस्त हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जितना हो सके उतना आप मैथमेटिक्स के सवालों का प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्त उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। इसलिए दोस्त खाली समय में मैथमेटिक्स के सवालों का प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि दोस्त वहाँ पे 50 क्वेश्चन आएंगे और टाइमिंग के हिसाब से आपको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इसलिए दोस्त वहाँ पे मैथमेटिक्स पे आपको विशेष ध्यान दिया जाएगा। और लगभग यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का है ये आपका लगभग समाप्त होने पे है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे क्लासेस मैं बताऊंगा अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जो बचा हुआ है उसको भी लाते रहेंगे साथ ही। और मैथमेटिक्स के लिए आप रेडी रहिए। मैं जब भी मैथमेटिक्स कराऊंगा दोस्त लगातार आपको कराऊंगा मैथमेटिक्स। ठीक है, तो उसमें क्या होगा दोस्त, आपको जीरो से एडवांस लेवल तक की कोई भी क्वेश्चन आ जाए वहाँ पे दोस्त क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिक द्वारा मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे आप कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं दोस्त, हम आज की क्लासेस को यहाँ स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो आपका केमिस्ट्री का यहाँ पे क्लास होने वाला है, जिसमें हम बहुत से लेसनों के पॉइंटों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे। और जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही दोस्त बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके। तो चलते हैं दोस्त यहाँ पे। तो दोस्त आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर होने वाली क्रिया क्या है। तो यहाँ पे दोस्त मैंने आपको क्या बताया कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर होने वाली क्रिया क्या है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि एनोड और कैथोड दो होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि कैथोड पर क्या होता है, तो कैथोड पर आपका अपचयन होता है, जबकि एनोड की बात किया जाए तो एनोड पे आपका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यही क्वेश्चन अगर आ जाता कि एनोड पे आप बताइए, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जबकि यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि कैथोड पर होने वाली क्रिया क्या है, तो वो आपका क्या है, अपचयन है। बी दोस्त इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले जानिए आप कि इलेक्ट्रोड होता क्या है। तो यहाँ पे किसी विद्युत अपघटनी सुचालक के संपर्क में रखा धात्विक सुचालक इलेक्ट्रोड कहलाता है। इलेक्ट्रोड सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो कैथोड होते हैं, एक तो एनोड होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, जो कैथोड, यहाँ पे कैथोड क्या होता है, कैथोड पर अपचयन होता है, और एनोड पर आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, बात करते हैं दोस्त हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे। तो जितने भी दोस्त हो सके तो पॉइंटों को आप नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि दोस्त अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं तो वहाँ पे दोस्त आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो दूसरा पॉइंट है दोस्त गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। किसमें, गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट दोस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है, ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया दोस्त,
रेडॉक्स अभिक्रिया है जंग लगना। तीसरे पॉइंट पे दोस्त, चौथे पॉइंट पे बात करते हैं यहाँ पे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव 0.0 वोल्ट होता है। किसका? मानक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो आपका 0.0 वोल्ट होता है। ठीक है, तो जितने दोस्त पॉइंट बताएंगे आज का दोस्त आपके, अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन सभी पॉइंटों को आप नोट डाउन जरूर करिएगा। यहां पे दोस्त हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्त अगला क्वेश्चन है कि इसमें से बोल रहा है कि किसमें अणु अधिकतम है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि किसमें अणु अधिकतम है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मोलों की संख्या क्या होता है? भार बटे अणु भार। किसी भी अगर तत्व का मोलों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे? भार बटे अणु भार करेंगे, और जिसका जो आपका मोल अधिक होगा, जिसका मोल अधिक होगा उसमें अणु अधिक होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जिसका मोल अधिक होगा उसके अणु अधिक होंगे। ठीक है, तो इसमें आपका बोल रहा है 10 ग्राम हाइड्रोजन, 10 ग्राम ऑक्सीजन और 10 ग्राम नाइट्रोजन और 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मोल ज्ञात करूंगा। मोल ज्ञात करने के लिए मैंने आपसे क्या बताया कि मोल ज्ञात करने के लिए भार किसका भार? तत्व का भार बटे तत्व का अणु भार कर देंगे तो वहां पे आपकी मोल निकल कर आ जाएगी। जितना मोल रहेगा, जितना आपके मोलों की संख्या होगी, वही आपकी क्या होगी? वहां पे अधिकतम अणु होंगे। ठीक है, उस तत्व में अधिकतम अणु होंगे। तो सबसे पहले दोस्त मैं आपको करके यहाँ पे बताऊंगा, एक एक पॉइंट आप समझिएगा जरूर। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? पहला है यहाँ पे 10 ग्राम हाइड्रोजन। 10 ग्राम हाइड्रोजन अणु में मोलों की संख्या, तो इसमें क्या होगा? 10 ग्राम हाइड्रोजन कितना है? 10 हो गया, और उसमें आपकी जो अणुभार है कितना हो गया? 2, अर्थात यहाँ पे 5 मोल हो गया। क्या हो गया दोस्त? यहाँ पे 5 मोल हो गया, ये आपका 10 ग्राम हाइड्रोजन का। अब यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे 10 ग्राम ऑक्सीजन का। अगर दोस्त हम यहाँ पे 10 ग्राम ऑक्सीजन का किए तो ये आपका 10 हो गया, और ऑक्सीजन का यहाँ पे अणुभार अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 32 हो गया। कितना? 32 हो गया। 10/32 मोल कितना हो जाएगा दोस्त? 10/32 मोल हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट में हो जाएगा। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे तीसरा क्या है दोस्त? यहाँ पे 10 ग्राम नाइट्रोजन। तो 10 ग्राम नाइट्रोजन में मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? 10 अपान में नाइट्रोजन का अणुभार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 28। ठीक है, 10 अपान में 28 करेंगे तो ये भी आपका क्या आ जाएगा? पॉइंट में समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह दोस्त हम यहाँ पे 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे। अगर हम CO2 10 ग्राम का निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 बटे कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुभार यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, अणुभार निकालना आप लोग सीखे नहीं है तो उसको आप लोग सीख लीजिए। ठीक है, उसका भी अगर आपको चाहिए, मैंने क्लासेस में पहले से ही पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप सभी जब जाएंगे केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में तो वहाँ पे एक एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, हर एक चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अगर दोस्त यहाँ पे जिस दिन क्लास न चले तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखते रहिए, ताकि दोस्त उसमें भी मैंने आपको बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराया है और बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिकों को कवर किया है, तो उसको भी आप सब देखिए ताकि दोस्त आपको एंट्रेंस एग्जाम में सहायता मिल सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करते रहे थे दोस्त यहाँ पे कि सभी तीनों जो मैंने आपको निकाला कि जी ग्राम हाइड्रोजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन को छोड़ के यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी की जो मोलों की संख्या आ रही थी ये सभी दशमलव में आ रही थी। अर्थात अगर हम बात करें तो इसमें सबसे अधिक कौन था? तो ये आपका 10 ग्राम हाइड्रोजन था। इसमें मोलों की संख्या क्या थी? यहाँ पे 5 मोल। क्या थी दोस्त? यहाँ पे 5 मोल थी। 10 ग्राम हाइड्रोजन में अणु में मोलों की जो संख्या थी वो कितनी थी? यहाँ पे 5 मोल थी। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे तो इसका दोस्त ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 ग्राम हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे दोस्त हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की। तो अगर हम बात करें कि एक मोल में कितने अणु होते हैं, तो एक मोल में अणुओं की संख्या जो होती है 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। ठीक है, ये आपका एक मोल क्या है? एक मोल में अणुओं की संख्या है कितनी है? 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। ठीक है, बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि मोल बराबर, मोल कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया, भार बटे अणुभार। यहाँ पे मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ठीक है, ये आपका होता है मोल निकालने के लिए।
ठीक है। मोल निकालने के लिए क्या होता है, भार बटे अणुभार। तीसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है, अगर हम यहाँ पे परमाणु, जो भी समूह, अणुओं की समूह को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, ठीक है। अगर हम यही कहें, अगर चौथे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं, यहाँ पे चौथा पॉइंट है कि अगर हम 1 मोल परमाणु कहें, ठीक है, तो 1 मोल परमाणु में, ध्यान से समझिएगा, 1 मोल परमाणु में कितने परमाणु होंगे, तो 1 मोल परमाणु में 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है जो आपको पूछा जाए। अगर आपको पूछ रहा है कि 1 मोल परमाणु में कितने परमाणु होंगे, तो 6.02 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। अगर यही आपसे पूछ ले कि 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो भी पूछे वही आपका इलेक्ट्रॉन, वही आप लास्ट में क्या होगा, वही आपकी संख्या होगी, वही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, वही आपके आयन होंगे, या वही आपके अणुओं की संख्या होगी। तो ये बात आप नोट डाउन जरूर करिएगा। यहाँ पे दोस्त हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन है। तो इसमें आपका जो प्रथम कार्बनिक यौगिक है प्रयोगशाला में निर्मित, वो आपका यूरिया है। यूरिया यहाँ पे जो है दोस्त, वो आपका प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक है। अगर दोस्त हम यहाँ पे बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है। इसकी जो किसने दिया था, तो बर्जीलियस साहब ने दिया था। कौन दिया था दोस्त, बर्जीलियस साहब ने दिया था। कार्बन में श्रृंखलित होने का गुण होता है। आपने देखा होगा जो कार्बन होता है दोस्त, इसमें आपका श्रृंखलन का गुण होता है, श्रृंखला का गुण होता है, अर्थात ये आपस में जुड़ते हुए ही जाते हैं, यहाँ पे श्रृंखला अपनी बनाते रहते हैं, ठीक है। ये किसका है, कार्बन का। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, एलपीजी में मिलाया जाने वाला गंध पदार्थ कौन सा है। तो इसमें आपका ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, एथिल मरकैप्टन, जो कि एलपीजी में मिलाया जाने वाला तीव्र गंध वाला पदार्थ है, ठीक है। एथिल मरकैप्टन का अगर हम सूत्र बात करें, रासायनिक सूत्र, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5SH। किसका है, एथिल मरकैप्टन का रासायनिक सूत्र है, जो कि एलपीजी में मिलाया जाता है तीव्र गंध लाने के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्त हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि गैसों का एलपीजी में रिसाव का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एथिल मरकैप्टन को मिलाते हैं, ठीक है। तो जो एलपीजी होता है, ये आपका क्या होता है, एलपीजी जो होता है दोस्त यहाँ पे, वो आपका रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इससे जो लीकेज होता है दोस्त, वो आपका लीकेज पता नहीं चल पाता। इसका पता लगाने के लिए हम क्या कहते हैं, एलपीजी में एथिल मरकैप्टन मिलाते हैं, जिससे हमें गैसों का पता चल सके, रिसाव का पता चल सके कि कहाँ से आपका रिसाव हो रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्त अगले पॉइंट पे, यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो सबसे पहले दोस्त हम बात करेंगे सिंदूर किसका रासायनिक जो सूत्र है वो क्या है। तो यहाँ पे जो उसका रासायनिक सूत्र है Pb3O4, ये किसका सूत्र है, सिंदूर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन इसे जरूर करिएगा। Pb3O4 ये किसका है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र है। बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है और आने की संभावनाएं होती हैं। अगर हम बात करें दोस्त यहाँ पे दूसरे पॉइंट की, एलपीजी, तो एलपीजी क्या होता है, ये आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। अगर हम बात करें सीएनजी का, तो सीएनजी जो होता है वो आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। क्या होता है दोस्त, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है, जिससे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहते हैं। यहाँ पे दोस्त हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त यहाँ पे, एक गैस का वाष्प घनत्व 22 है, इसका अणुभार कितना होगा। तो इसका जो अणुभार होगा कितना होगा, 44 होगा। क्या होता है दोस्त, फार्मूला होता है अणुभार इक्वल टू 2 गुणित वाष्प घनत्व। अगर हम वाष्प घनत्व का दुगना कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अणुभार कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्त इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें। अगर आपने देखा होगा कि भीड़ भाड़ वाले जगह पे या जहाँ की आबादी अधिक होती है, वहाँ पे हम ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए ओजोन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्त, ओजोन गैस का प्रयोग करते हैं ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए, ठीक है।
दूसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं कि हरा कशिश किसे कहते हैं। तो हरा कशिश का जो रासायनिक फार्मूला होता है वो होता है FeSO4 7H2O। ये क्या है? हरा कशिश। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? हरा कशिश कहते हैं, FeSO4 7H2O। अगर हम बात करें यहाँ पे मूर्खों का सोना, तीसरे पॉइंट पे दोस्त मूर्खों का सोना बात करते हैं, जिसे हम रासायनिक है सूत्र है FeS2। क्या है दोस्त? FeS2, जिसे हम मूर्खों का सोना भी कहते हैं। तो इन सभी पॉइंटों को नोट डाउन करिएगा, जो कि रासायनिक सूत्र से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, तो केमिस्ट्री में इन्हीं सब, जैसे मैंने आपको सिंदूर बताया या अभी जो मैंने बताया हरा कशिश क्या होता है, हरा कशिश का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो इन सभी पॉइंटों को आप नोट डाउन जरूर करिएगा। इसे हम क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? FeS2 को। किसे कहते हैं? FeS2 को क्या कहते हैं? मूर्खों का सोना भी कहते हैं। यहाँ पे दोस्त हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे डेटॉल में उपस्थित एंटीसेप्टिक है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटीसेप्टिक डेटॉल में उपस्थित क्या है? तो डेटॉल में एंटीसेप्टिक क्या है? क्लोरोजाइलेनाल। क्या है दोस्त? क्लोरोजाइलेनाल है। ये आपका क्या है? एंटीसेप्टिक है, या इसे हम कहते हैं टार्पिनाल। क्या कहते हैं दोस्त? टार्पिनाल भी कहते हैं। एंटीसेप्टिक होता क्या है? तो एंटीसेप्टिक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवाणु को वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें विनाश करते हैं, या उनका क्या कहते हैं? विनाश करते हैं, एकदम से उसका खत्मा कर देते हैं। ठीक है, इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसमें उत्पन्न वृद्धि को रोकता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक कहते हैं। एक आपने सुना होगा एंटीपायरेटिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक्स, या जिसे हम ज्वर नाशक कहते हैं। तो ये क्या होता है कि वे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग उच्च ज्वर आने पर, उच्च बुखार आने पर शरीर के ताप को कम करने के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ज्वर नाशक या एंटीपायरेटिक्स भी कहते हैं। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, तो एस्पिरिन, पैरासीटामोल और फिनेसिटिल, ये सभी क्या हैं? ज्वर नाशक हैं। आपने सुना होगा जब बुखार में क्या बोलते हैं? पैरासीटामोल। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? ज्वर नाशक हैं। क्या है दोस्त? ज्वर नाशक क्या हैं? ज्वर नाशक हैं। एंटीपायरेटिक्स की श्रेणी में ये सभी आते हैं। यहाँ पे दोस्त हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है वे रासायनिक पदार्थ जो बिना तंत्रिका तंत्र में बाधा उत्पन्न किए दर्द या पीड़ा को कम करते हैं, वे उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्त? एनाल्जेसिक। क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक या पीड़ाहारी कहते हैं। ठीक है, ये सभी जितने मैं पॉइंट बताऊं, आप सभी दोस्त पॉइंटों को नोट डाउन करिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दोस्त अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पेयजल को जीवाणु रहित किया जाता है। तो किसके द्वारा जीवाणु रहित किया जाता है? और दोस्त आपको बता दें, जो क्लासेस नहीं चल पा रही थी, तो मेरी तो तबीयत थोड़ी ठीक ना होने की वजह से अभी भी थोड़ी दोस्त तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्लासेस चला रहा हूँ आप सभी के लिए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा दोस्त, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। बहुत से स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, तो उनको दोस्त बताना चाहेंगे थोड़ी तबीयत में समस्या आ रही थी, दवा मैंने लिया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्लासेस आपकी नहीं चल पा रही थी। अब से दोस्त कोशिश करेंगे कि लगातार आपकी जो क्लासेस है वो आपकी न रुकें, लगातार यहाँ पे आपकी क्लासेस चलती रहें। यहाँ पे दोस्त अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि पेयजल को जीवाणु रहित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो वो आपका CaOCl2 द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा दोस्त? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, CaOCl2 द्वारा किया जाता है। ये दोस्त है क्या? जो CaOCl2, ये आपका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। आपने नाम सुना होगा ब्लीचिंग पाउडर। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? पेयजल को शुद्ध करने और जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के काम आता है। उसका जो रासायनिक सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2। ये सभी आप नोट डाउन करिएगा। जो जो मैं दोस्त बोल रहा हूँ आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सब इन सभी पॉइंटों को नोट डाउन करिएगा। जैसे आपको पूछ लिया यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम में कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक सूत्र आप बताइए और यह क्या किस काम में आता है। तो ये सभी आप सभी ये सब तो जानते ही होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग
जो हम पानी पीते हैं उसको क्या कहते हैं, शुद्ध करने या जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में काम आता है। ये दोस्त आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ये आपका विरंजक गुण भी प्रदर्शित करता है। कैसा दोस्त, विरंजक गुण भी प्रदर्शित करता है। इसका दोस्त एक नाम और है, यहाँ पे इसका एक नाम ब्लीचिंग पाउडर का एक रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। क्या है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड भी कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है शुद्ध आयरन नर्म होता है। ठीक है, जो हमारा शुद्ध आयरन होता है Fe होता है, ये क्या होता है यहाँ पे, नर्म होता है। ठीक है, बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे चौथे पॉइंट की, तो चौथा आप सभी जानते होंगे कि सोने की शुद्धता जो है वो आपकी कैरेट में मापी जाती है, और 24 कैरेट सोना जो होता है 100% शुद्ध माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है जो 24 कैरेट सोना होता है वो आपका 100% शुद्ध होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कुछ मृदा धातुएं, जैसे Cu, Ag, कापर, Ag, Au, ये सभी क्या हैं, आपकी मृदा धातुएं हैं। ठीक है, तो जितने दोस्त पॉइंट बताएं आप सभी लोग पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। यहाँ पे दोस्त हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा गया है और आने की संभावनाएं होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके जो पॉइंट मैं बताऊंगा, इसके पॉइंट आप जरूर से नोट डाउन करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब जल का आयतन, तो जल का आयतन पहले घटता है फिर क्या है, बढ़ता है। पहले घटता है फिर आपका बढ़ता है जब हम 0 से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है, जल की द्रव्य अवस्था का निम्नतम ताप, जो निम्नतम ताप होता है, जो सबसे कम टेम्परेचर होता है, वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्त, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जब 0 डिग्री सेल्सियस ताप के जल को गर्म करते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन कम हो जाता है, तथा 4 डिग्री के बाद जल का आयतन में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है। और कब तक ये वृद्धि होता है, ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक अर्थात उबलने तक वृद्धि होता रहता है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम बात करेंगे जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्या होता है दोस्त, जल का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। दूसरे पॉइंट पे दोस्त बात करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन सबसे कम होता है। क्या होता है दोस्त, सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन, और 4 ही डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बहुत बार दोस्त यहाँ पे पूछ चुका है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, और इस साल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप नोट डाउन जरूर करिएगा। या तो दोस्त याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे अधिक होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का आयतन सबसे कम होता है। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है ताप बढ़ाने पर जल का पृष्ठ तनाव घटता है। ठीक है, जल का जो पृष्ठ तनाव होता है ताप बढ़ाने पर घटता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात करेंगे दोस्त हम यहाँ पे चौथे पॉइंट की, तो चौथा पॉइंट है एक वाष्प गैस कहलाती है यदि यह क्रांतिक ताप से ऊपर है। ठीक है, वह गैस का वाष्प गैस कब कहलाएगी, जब वह क्रांतिक ताप से ऊपर होगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, वहाँ पे वाष्प गैस कहलाएगी। तो जितने दोस्त यहाँ पे पॉइंट बताएं आप सभी लोग पॉइंट का नोट डाउन करिएगा और एक बार इसे रिवीजन जरूर करिएगा। यहाँ पे दोस्त हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे एनोड किरणों की खोज किसके द्वारा हुई, कौन से वैज्ञानिक ने एनोड किरणों की खोज की। तो एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन साहब ने एनोड किरणों की खोज की। कौन से सन में, 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में गोल्डस्टीन साहब ने खोज की। कैसे खोज किया, गोल्डस्टीन साहब ने गैस विसर्जन नलिका में छिद्र युक्त कैथोड प्रयोग करके दिखाया कि कुछ किरणें इन छिद्रों से निकलकर कैथोड के पीछे चली जाती हैं और एनोड से निकलने वाली इन किरणों का नाम
एनोड किरणों रखा गया। ये क्या होती है, एनोड से निकल रही थी, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इन किरणों का नाम रख दिया एनोड किरणें। अब यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। तो पॉइंट दोस्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे पॉइंटों को अच्छी तरीके से आप समझिएगा। यहाँ पे दोस्त पहला पॉइंट है, एनोड किरणों को कैनाल किरणें या हम इसे धन किरणें भी कहते हैं। जो आपका एनोड किरणें होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, धन किरणें भी कहते हैं। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, धन किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, अर्थात आपका जो एनोड किरणें हैं ये भी आपकी क्या हैं, सीधी रेखा में चलती हैं। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, तो धन किरणों धन आवेशित कणों द्वारा निर्मित होती है। इन्हीं धन आवेशित मौलिक कणों को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। ठीक है, फिर से आप सुनिए इस पॉइंट को, धन किरणें धन आवेशित कणों द्वारा निर्मित होती है और इन्हीं धन आवेशित मौलिक कण को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है, धन किरणों की वेधन शक्ति कैथोड किरणों से कम होती है। ठीक है, किससे, कैथोड से कम होती है एनोड किरणों की वेधन शक्ति। ठीक है, वेधन क्षमता आपकी, वेधन शक्ति जो है वो आपकी कम होती है, किससे कम होती है, कैथोड किरणों से। ठीक है, तो जितने दोस्त पॉइंट बताएं आप सभी लोग पॉइंट को नोट डाउन जरूर करिएगा। यहाँ पे दोस्त हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे, विरंजक चूर्ण अर्थात ब्लीचिंग पाउडर एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, ये आपका एक संयुक्त लवण का उदाहरण है। किसका दोस्त, एक संयुक्त लवण का उदाहरण है जो कि ब्लीचिंग पाउडर है। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ब्लीचिंग पाउडर, इसका उपयोग क्या करते हैं, जल को शुद्ध करने या उसमें उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। इसका जो फार्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो क्या होता है, CaOCl2। ये क्या है, ये आपका रासायनिक सूत्र है। इसको हम और भी नाम से जानते हैं, मैंने आपको अभी फिर बताया था। फिर से आप सुन लीजिए, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, क्या कहते हैं, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे दोस्त हम आज के लिए दोस्त बस इतना ही। मिलते हैं दोस्त हम अगले क्लास में, और आपसे आपकी ऐसे ही क्लासेस लगातार देखने को मिलेंगी। मॉर्निंग में 6 बजे आपको डेली अब क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग दोस्त, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही दोस्त वीडियो को अपनी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि दोस्त अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास वीडियो की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वे भी दोस्त जल्द से जुड़ सके। और जितने भी दोस्त यहाँ पे PDF के लिए बोल रहे हैं, आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो उसका भी ज्वाइन कर लें जल्दी से। मैं आपको बहुत ही जल्द दोस्त PDF प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और जो भी यहाँ पे किसी भी कोई भी स्टूडेंट हो, उसको कोई भी समस्या हो, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका दोस्त मैं आपको व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ पे आप जाके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।